हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर निष्ठा जैन और आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ और वो है डूज एंड डोंट्स ऑफ इंग्लिश। तो भाई अभी तक हमने काफी सारे सेशंस ऑलरेडी देख लिए हैं, राइट? आप लोगों के साथ मैंने काफी सारे सेशंस ऑलरेडी लिए हैं, मॉक टेस्ट के लिए हैं, गेस्ट पेपर्स के लिए हैं, नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है एंड ऐसे बहुत सारे सेशंस हैं। बट अब जो टाइम है वो काफी क्रूशियल टाइम और आपको इसमें पता होना चाहिए कि भाई क्या आपको करना है इंग्लिश में और क्या नहीं करना है। सी, दोनों ही चीजें जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। क्या करना है, क्या सही है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा क्या गलत है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं कि सबसे पहले एक्चुअली क्या क्या आपको करना है इंग्लिश के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है SVA, जो कि होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मैंने अलग से भी जब आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ाए हैं, एक लेक्चर है उसका, अलग से आप देख लीजिएगा अगर ना देखा हो तो। उसमें मैंने जो रूल्स बताए हैं उसमें काफी सारे रूल्स मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपको बताए हुए हैं, तो इनको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जब फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, एरर स्पॉटिंग पूछी जाएगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफी कॉमनली पूछा जाता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, कहाँ कौन सा टेंस आएगा, कौन सा वर्ड है तो उसके पहले कौन सा वर्ब आएगा, उसके पहले कौन सा नाउन है, बाद में कौन सा वर्ब आएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि आपको टेंसेस और वर्ब्स के साथ बहुत ही केयरफुल रहना है। तो जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया कि फिल इन द ब्लैंक्स में टेंसेस वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, एरर स्पॉटिंग में अगेन टेंसेस वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि भाई क्या एक्चुअली टेंस होना चाहिए था वहां पे और एक्चुअली क्या टेंस दिया हुआ है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। ये इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि टेंसेस आपको टाइम के बारे में बताते हैं कि कोई भी चीज कब हो रही है, कब हुई थी या कब होने वाली है, उस चीज के बारे में आपको टेंसेस बताते हैं। ठीक है, फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी और डिक्शनरी में फर्क क्या है भाई? डिक्शनरी वो होती है जिसमें हजारों लाखों वर्ड्स होते हैं। हमारी वोकैब में हम हजारों लाखों वर्ड्स, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ह्यूमन लेवल पे तो थोड़ा सा मुश्किल है ये चीज करना। लेकिन वोकैबुलरी का मतलब होता है जो आपकी पर्सनल डिक्शनरी है। इसका मतलब है कि जो वर्ड्स आपके दिमाग में हैं, जो वर्ड्स आपको पता है या जो वर्ड्स आप और सीखते जा रहे हैं, वो सब आपकी वोकैबुलरी में आते हैं। अब भाई वोकैबुलरी को एक्चुअली इंप्रूव करने का तरीका क्या है? वो है क्लस्टरिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी एक वर्ड लिया, सपोज मैंने वर्ड ले लिया अबेट। अब इस वर्ड को हम कैसे समझेंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या है और उसके कौन से सिनोनिम्स हैं? ठीक है, तो अबेट का अगर मैं बोलूं तो मीनिंग क्या है इसका? किसी चीज का कम होना है, किसी चीज को कम करना। ठीक है, तो इसके भाई सिनोनिम्स अगर देखें तो लेसन हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? इसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। मतलब एक वर्ड और उससे रिलेटेड और जो उसके सिनोनिम्स हैं और या फिर उसके एंटोनिम्स हैं। जैसे अबेट मतलब कम करना होता है ना, तो इसके अगर हम एंटोनिम्स बनाए, सी आपको है ना रटने की हर चीज जरूरत नहीं है, आपको अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है। अब अबेट का अगर आपको मीनिंग पता है तो आप उसके सिनोनिम्स भी बना सकते हो और एंटोनिम्स भी बना सकते हो। तो एंटोनिम्स में क्या होगा? सिनोनिम्स जो कम हो रहा है, एंटोनिम जो बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं बोल दूं एग्रेवेट, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि कोई चीज बढ़ रही है तो इंक्रीज। समझ रहे हो आप लोग मेरा पॉइंट, है ना? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग ऑफ वर्ड्स, ग्रुप बना के जब आप याद करोगे तो एक बार में आपको 5 से 6 वर्ड्स याद हो जाएंगे, ना कि एक एक वर्ड आप देखें एंड रटें। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे मैच द कॉलम्स। तो अगर आपने मेरे सेशंस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको उसमें बताया है, जब हम मैच द कॉलम्स करते हैं एग्जाम में जो आते हैं, उनके लिए सबसे इजी स्ट्रैटेजी होती है कि सबसे आसान वाले से आप शुरू करो आंसर ढूंढना। तो जब आप सबसे आसान वाले से ढूंढते हो तो यूजुअली क्या होता है, एक या दो, जैसे 4 मैच द कॉलम्स के आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं एक ही उसमें, तो अगर उसमें से आपको 2 भी आ जाते हैं तो 95% ऑफ द टाइम्स आपका आंसर निकल आता है। आपको चारों नहीं आते हैं तो भी कई बार चल जाता है। ठीक है, तो सबसे इजी वाले जो 1 या 2 हैं उनसे स्टार्ट करें तो आपको बहुत जल्दी आपका आंसर करेक्ट मिलेगा।
देन नेक्स्ट आता है आरसी। अब आरसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि प्लीज प्लीज उसे सिर्फ सुपरफिशियली रीड ना करें। आरसी का मीनिंग समझ लें प्रॉपरली तो बहुत हेल्प रहेगी आपकी। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के, बिल्कुल ऐसे कि सब ऊपर से निकल रहा है, इस तरह के आरसी यूजुअली आते नहीं है। मॉडरेट लेवल के, मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच के लेवल के आते हैं, जो कि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए और उसके हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाए, आपका वोकैब भी चेक हो जाए, और आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना रीडिंग की आपको प्रैक्टिस है, वो सारी चीजें आपकी आरसी की हेल्प से चेक की जाती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसे रीड नहीं करना है, उसको समझना भी है, उसको एनालाइज भी करना है, लेकिन ये सब बहुत क्विकली करना है आपको। ठीक है, फिर आता है स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आपको स्पीड तो मेंटेन करके रखनी है आरसी सॉल्व करते टाइम, उसके अलावा आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि फटफट फटफट कर लिया आपने और आंसर्स गलत हो गए, तो दैट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही इक्वली आपको बैलेंस करके रखनी है, दोनों में ही गड़बड़ नहीं होने देना है। तो ये तो है भाई हमारे डूज की, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब आते हैं डोंट्स पर। डोंट्स में वो सब आएगा जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे अगर आप यहां पे देखो तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पे लिया है हरी। तो जल्दबाजी में नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा हबड़ थबड़ में कुछ भी चीज करते हैं ना तो वो गड़बड़ हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो जल्दी तो करना है लेकिन एक्यूरेटली करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी जल्दी जल्दी पढ़ लिया और मार्क कर दिया, डोंट डू दैट, यूजुअली वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने समझ के उसे आंसर मार्क नहीं किया तो। फिर आता है जिरंड्स और वर्ब्स में डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि भाई जिरंड्स कौन से होते हैं और वर्ब्स कौन से होते हैं। जिरंड्स में यूजुअली वर्ब के प्लस आईएनजी हो जाता है और वो एज अ नाउन काम करता है, जबकि वर्ब्स वर्ब्स का ही काम करते हैं। ठीक है, फाइन। फिर आता है डोंट अवॉइड इंग्लिश मॉक टेस्ट। भाई कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ वोकैब रटने में लगे रहते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते। ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, तो डू नॉट डू दैट मिस्टेक। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको ये भी नहीं करना कि आप अति में कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। तो आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, डोंट अवॉइड द मॉक टेस्ट। ठीक है, फिर आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये मैंने आपको काफी बताया है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है। फॉर एग्जाम्पल टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, अगर इसका हम लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो इसका लिटरल मीनिंग निकल रहा है कि भाई बुल के पास आप गए और उसकी सींग आपने पकड़ लिए। इसका एक्चुअली कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा, क्योंकि प्रैक्टिकली आप मतलब पॉसिबल होता नहीं है, इतना आसान नहीं होती ये चीज। लेकिन अगर आप उसको रिलेट करके देखें, उसको विजुलाइज करके देखें, तो आप इसका मीनिंग निकाल सकते हो कि अच्छा कोई चीज जो बहुत डिफिकल्ट है, जैसे आपने गए और अपने बुल के सींग को पकड़ के उसके सामने खड़े हो, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। तो ऐसे करके आप इमेजिन करके रिलेट कर सकते हो, बट डू नॉट गो फॉर द लिटरल मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आरसी। आरसी में मैंने आपको जैसे बताया यहां पर कि भाई आपको उसको समझना है, उसको सिर्फ रीड नहीं करना है। डोंट जस्ट रीड द आरसी, रीड बिटवीन द लाइंस एज वेल। स्पेशली जब आपके पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स आते हैं तो उसमें आपको समझना ही होता है आरसी को। बिना उसको समझे, बिना उसकी समरी को समझे आप उसके क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होगा कि सॉल्व कर पाए। तो समझना बहुत जरूरी है आरसी को। हाँ, कोई आरसी बाय चांस ऐसा आ गया कि भाई सभी ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस केस में सिर्फ जो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस उसके दिए हैं उनको आप मार्क कर ले। ठीक है, फाइन। देन इसमें अज्यूमिंग वाली चीज तो करनी ही नहीं, भूल जाओ। अब जब आप आरसी सॉल्व कर रहे हो तो अज्यूम नहीं करना है खुद से जब तक आपको बोला नहीं जाता है। भाई मैं सारे लेक्चर्स में, सारे सेशंस में हमेशा ये समझाती हूं कि खुद का दिमाग ना लगाएं जब तक बोला ना जाए। कहां? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में। बाकी जगह तो लगाना ही पड़ेगा ना ऑब्वियसली, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में अगर आपको बोला है ही इज अ गर्ल, शी इज अ बॉय, अगर ऐसा लिखा है तो आपको उसी को मानकर, सच मानकर और उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आई नो बहुत ही मतलब बहुत ही लिटिल एग्जाम्पल हो गया है, लेकिन ये इस लेवल तक मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर इतना गलत भी लिखा है और अगर पैसेज में आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, देन नो जीके। अगेन assumption और जीके, ये दोनों ही चीजें आपको नहीं करनी है। भाई अगर उसमें लिखा है दिल्ली इज इन लंदन, तो आपको अपना जनरल नॉलेज नहीं लगाने के, दिल्ली तो इंडिया में है,
नहीं है, लंदन में ही है अगर पैसेज में लिखा है तो। गॉट माई पॉइंट? ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई क्या डूज है, क्या क्या करना है आपको इंग्लिश के लिए, और क्या क्या डोंट्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करना है इंग्लिश के सेक्शन के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। एंड नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।